हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम करें क्लास 12th की बिजनेस स्टडी, जिसका चैप्टर है नंबर 5 संगठन ऑर्गेनाइजिंग। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने इसके नेचर और इसके महत्व के बारे में पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में देखो, पहले तो पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से हम हार्डली ही कोई एक दो पॉइंट छोड़ेंगे, बाकी ऑलमोस्ट सभी पॉइंट हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आज का जो पॉइंट बेटा होगा हमारा, वो होगा हमारा संगठन प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस जैसे कि आपके सामने 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, 4 पॉइंट, इसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा और यही आपका आंसर होगा। जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो आप कैसे करते हो, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिखा क्या है, प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत। इससे पहले का जो चैप्टर था वो नियोजन था बेटा, और ये सभी जो चैप्टर है वो प्रबंध के ही अंदर आते हैं। इसलिए हमने कहा है कि प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम नियोजन में जो उद्देश्य है वो हम गोल सेट करते हैं, तो इसलिए लिखा है नियोजन के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का दूसरा कार्य संगठन किया जाता है। प्रबंध के संगठन कार्य को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो पहला काम जो है बेटा वो है कार्य की पहचान करना, विभाजन करना। कुछ लाइंस पढ़ते हैं फिर उसको और अच्छे समझेंगे। तो पहला पॉइंट है कार्य की पहचान, विभाजन। फिर सेकंड हम करेंगे डिपार्टमेंट, मतलब विभागीकरण करेंगे। फिर हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, काम को सौंपेंगे। देन सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा उसका रिलेशन हम स्टैब्लिश करेंगे। तो मेनली 4 काम। तो पहला काम क्या है, कार्य की पहचान करना। किसी भी डिपार्टमेंट को जब आप बनाते हो तो आपका काम होता है ये पता करना है कि उसके अंदर कितने प्रकार के कार्य किए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर देना, उस काम को छोटे छोटे पार्ट में। लिखा भी है संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण कार्य की पहचान एवं बंटवारा करना है। इसमें कुल काम को अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक फोन का निर्माण करते हो तो उसका काम क्या क्या हो सकता है, वो कच्चा माल भी खरीदेगा, वो तैयार पुर्जे भी खरीदेगा, वो उसका उत्पादन भी करेगा, और जो प्रोडक्शन आपके पास आएगा आप उसके माल का स्टॉक भी रखोगे। फिर अनुसंधान करोगे, मतलब अनुसंधान का मतलब ये हो गया कि आप रिसर्च करोगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करोगे बेटा, विज्ञापन करोगे, विक्रय करोगे, सेल करोगे, वित्त व्यवस्था करोगे, फाइनेंस देखोगे आप, उसकी अकाउंटिंग भी करोगे, लेखांकन हो गया बेटा, पत्र व्यवहार, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया आपका, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। तो ये सारे काम हो जाते हैं अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो। अगर आप कोई भी काम करोगे ना इसके अलावा भी, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक बड़ा काम जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। इवन अगर आप एक मेज भी बनाते हो, टेबल बनाते हो, तो उसको भी आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर कोई टेबल बनती है और उसमें लोहे का फ्रेम भी लगता है नीचे, ठीक, तो लोहे का फ्रेम बनाने वाला जो पर्सन है वो अलग है, लकड़ी का फ्रेम काटने वाला अलग है, फिर जोड़ने वाला अलग है। अगर आप चाहो तो ये आप अलग अलग कर सकते हो। अब प्रॉब्लम होती है तो हम एक ही पर्सन को सारा काम दे देते हैं कि भैया तुम रखो, तुम ही काम करो। तो सबसे पहला काम है कि कार्य की पहचान करना और उसको विभाजित करना छोटे छोटे पार्ट में। सेकंड, अब जैसे ही आपने डिवाइड कर दिए छोटे छोटे कामों में, अब हम क्या करेंगे, उसके डिपार्टमेंट बना देंगे। तो वो लिखा है विभागीकरण कर देना। ठीक, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल खरीदना है, तैयार पुर्जे खरीदने थे, है ना, तो आपने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। प्रोडक्शन कर रहे थे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। मार्केटिंग कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, विज्ञापन कर रहे हो, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया आपने। और वित्त व्यवस्था करना, लेखांकन, तो ये सारा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ कर देते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे चार्ट में भी बताया हुआ है कि जैसे मोबाइल फोन को तैयार करना है तो इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
देखो बेटा, पहले में कच्चा माल व्यय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, उत्पादन करना, माल का स्टॉक रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और फिर हमने क्या किया, उसके डिपार्टमेंट बना दिए। तो जरूरी नहीं है कि एक काम के लिए एक ही डिपार्टमेंट बने, कई बार दो जो काम है वो एक ही डिपार्टमेंट संभाल लेता है। अब देखो, ये दो काम, चाहे आप कच्चे माल के ऊपर पैसा खर्च करो, चाहे आप तैयार पुर्जे खरीदो, दोनों ही परचेज डिपार्टमेंट काम को संभालेगा। यहाँ पे 3 काम है, देखो 1 2 3, जैसे उत्पादन करना, स्टॉक रखना, उसका अनुसंधान करना, ये तीनों ही काम उत्पादन विभाग के ऊपर छोड़ दो। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। बेटा डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छी बात होगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 2 पॉइंट सीखे, कार्य की पहचान, उसका विभाजन और उसका विभागीकरण। तीसरा है असाइन करने का, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आप जब लोगों को काम पे रख देते हो तो आप उसको असाइन कर देते हो, काम सौंप देते हो। बेटा वो भी देख लेते हैं बच्चे कि वो क्या पॉइंट है। काम सौंपना, इस चरण पर यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्तियों को क्या काम करना है। जैसे क्रय प्रबंधक को वस्तुओं को क्रय करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। ध्यान रखो, यहाँ पर सब एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, आप पहले से ही बता रहे हो कागज पे लिखकर कि किसको क्या काम देना है। आपने बेटा यहाँ पे अभी तक लोगों को रखा नहीं है, अभी आप सारी चीजें मेंशन कर रहे हो पेज पर। आगे क्या लिखा है, विक्रय प्रबंधक को वस्तुओं का विक्रय का, विज्ञापन प्रबंधक को विज्ञापन का, इसी प्रकार वित्त प्रबंधक को वित्त व्यवस्था का कार्यभार सौंपा जाएगा। यहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हो बेटा। इससे क्या हो जाता है, इससे आपको कम समय लगता है बाद में इंप्लीमेंट करने में। लास्ट पॉइंट है सूचना प्रेषित करने का संबंध। आप कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर देते हो। अब ये पढ़ लेना बेटा, मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड टाइम आपका लगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पर्सनली मेरा फेवरेट है वो है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। संगठन देखो, अगर ठन को हटा दो संघ हो जाता है, और संघ का मतलब होता है ग्रुप। औपचारिक ग्रुप और अनौपचारिक ग्रुप। बिजनेस के अंदर बच्चे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। कुछ ग्रुप तो वो बनते हैं जो बिजनेस खुद बनाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो जो डिपार्टमेंट बनाया, वो जो ग्रुप बनाया लोगों का, वो कंपनी ने खुद बनाया। ठीक, उसका हम बोलते हैं औपचारिक, कि भाई फॉर्मल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो बना है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो अनौपचारिक होते हैं, जो बिजनेस नहीं बनाता बट वो खुद अपने आप बन जाते हैं। वो ग्रुप इसलिए भी बनते हैं, हो सकता है कि वो एक ही सोसाइटी से आते हो सकता है कि वो एक गांव से आते हो सकता है वो एक धर्म के हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से जानते हो या उनकी आपस में बनती हो। ठीक, तो स्कूल में भी बेटा ऐसे हो जाता है। आप क्लास में जाते हो तो क्लास में आप ऑलरेडी थोड़ी जानते हो, अगर आप किसी नई क्लास में गए तो आप ऑलरेडी थोड़ी जानते हो सभी बच्चों को। तो आपकी दोस्ती सिर्फ उन्हीं से होती है जिनसे आपकी बनती है। ठीक, तो वहां पर भी जो ग्रुप बने वो क्या बने, आपके अनौपचारिक, जो आपने खुद बनाए वो आपके दोस्त के ग्रुप है। और जो स्कूल ने बनाया, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ये जो ग्रुप बनाए वो फॉर्मल है क्योंकि वो स्कूल ने बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट था बेटा औपचारिक अनौपचारिक संगठन को लेकर। इसमें आप यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे सबसे पहले तो बेटा, ये डेफिनेशन, संगठन का ढांचा औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य संबंध 2 प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। प्रथम, वे जो निश्चित होते हैं और इनकी पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है। पहले से परिभाषित का मतलब ये हो गया कि कंपनी ने पहले ही बता दिया है कि भैया आपको ये सारे काम करने हैं, आपको एक ग्रुप में रहना है। दूसरा क्या लिखा है, दूसरे वे जो अनिश्चित होते हैं और पहले से परिभाषित नहीं होते। यहाँ हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो औपचारिक के बारे में तो यहाँ पर ये बताया हुआ है चेस्टर, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझ का मतलब है यहाँ पे कंपनी के द्वारा समन्वित की जाती है। समन्वित का मतलब होता है
एक साथ लाई जाती हैं, तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। अब औपचारिक संगठन के बेटा कुछ फीचर्स भी होते हैं। बेटा फीचर्स क्या है वो देखो आप जरा। तो यहाँ पे तो हमें 3 फीचर्स बताए हुए हैं। पहला फीचर क्या है, इनमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। ऑलरेडी कंपनी बता देती है कि भैया आप उसके नीचे काम करोगे और ये आपके ऊपर काम करेगा, मतलब ये मैनेजर है, आप जनरल मैनेजर हो। यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में संबंध स्थापित किए हैं। तो संबंध स्थापित सिर्फ छोले भटूरे खाने के लिए नहीं किए हैं, संबंध स्थापित किए हैं ताकि काम हो सके बिजनेस का, ताकि गोल अचीव हो सके। तो इसीलिए इनके जो संबंध होते हैं वो नियम और कार्य विधियों पर आधारित होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ये बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ। तीसरा है, यह कार्य विभाजन पर आधारित होते हैं, क्योंकि काम को हमने डिवाइड किया है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो जनरल मैनेजर के पास, जो कम इंपॉर्टेंट काम है वो मैनेजर के पास। तो क्योंकि हमने एक बड़े से काम को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, इस वजह से ये कार्य विभाजन की वजह से एक दूसरे के साथ आए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे अगर एक मजदूर दीवार बना रहा है ईंटों की, तो एक मजदूर नीचे से, जैसे ये मान के चलो 3rd फ्लोर पे है, तो एक मजदूर नीचे से ईंट लेकर आ रहे हैं, दूसरा मसाला बना रहा है और तीसरा ईंट मतलब दीवार बना रहा है। ठीक है, तो जो तीनों ही जो पर्सन हैं वो आपस में रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका काम बांट दिया गया है आपस में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, यह जानबूझ के स्थापित किया जाता है। ऑलरेडी आपको पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। यह अव्यक्तिगत होता है। अव्यक्तिगत का मतलब ये हो गया कि पर्सनली उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपस में साथ रहने का, बट फिर भी क्या कह सकते हैं, कोई काम है तो इस वजह से उनको साथ में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ। यह अधिक स्थिर होता है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि आपका एक दोस्त बना, आपकी उससे लड़ाई हो गई तो आपकी दोस्ती खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन एक ही क्लास के अंदर आपकी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन आप वो सेक्शन तो नहीं बदल सकते। ठीक है, तो वो ग्रुप तो वहीं का वहीं रहेगा। तो वो जो आपका जो सेक्शन है क्लास का वो स्थिर है, तो यहाँ पर ये चीज स्थिर रहती है। ठीक है, मैनेजर कभी नहीं कह सकता मेरी जनरल मैनेजर से नहीं बन रही और तो मैं उस जनरल मैनेजर को हटा दूं, ऐसा नहीं होगा। औपचारिक संगठन के लाभ भी होते हैं बेटा कुछ। तो जो आप ग्रुप बनाते हो, जो कंपनी खुद जो बनाती है, उसमें कुछ लाभ होते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी जिसे आप कह सकते हो। अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। जवाबदेही कि जवाब किसको देना है। आपने काम असाइन किया किसी को, अब काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आप उसी को ही पकड़ोगे, कहोगे कि भैया तेरे वजह से काम नहीं हुआ, बता क्या किया जाए। तो उत्तरदायी ठहराना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यों का दोहराव नहीं होता। अब क्योंकि ऑलरेडी आपको सारी चीजें डिफाइन कर रखी है कि कौन सा काम कब कहाँ कैसे होना है, तो ऐसे में बेटा काम बार बार दोबारा से वैसे ही होगा, रिपीट होगा काम, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। 3rd पॉइंट है बेटा, आदेश की एकता संभव होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, तो ऐसे में डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है कि भैया कौन किसको आदेश देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है, क्योंकि जब सारे काम बिना कोई कंफ्यूजन के पूरे होंगे तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा। संगठन में स्थिरता होती है। अब संगठन में स्थिरता का मतलब तो मैंने आपको बेटा बता ही दिया था कि अगर सेक्शन है और अगर आपकी आपस में लड़ाई हो भी गई तो भी आप एक साथ ही रहोगे, फिर भी आपको एक ही क्लास में पढ़ना होगा। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट की बात है, ऐसे ही संगठन की बात है, तो भले ही आपकी आपस में ना बनती हो बट फिर भी आपको काम तो करना पड़ेगा साथ में बैठ के। तो ये है बेटा इसके कुछ लाभ। अब बात करेंगे इसकी हानि की। तो हानि ज़्यादा नहीं है, 3 ही हानियां हमें दे रखी है। पहला पॉइंट, काम में देरी। प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण कार्य में अनावश्यक देरी होती है। मान के चलो कि आपको परचेज करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको परचेज करना रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको एक व्यक्ति के साइन चाहिए, और जब तक वो साइन नहीं होंगे तब तक आप परचेज नहीं कर पाओगे या ऑर्डर नहीं दे पाओगे। और वो पर्सन अगर छुट्टी पे है तो अनावश्यक देरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पहल क्षमता की कमी होती है, क्योंकि जब ऑलरेडी पहले से डिफाइन होता है कौन कब कहाँ क्या कैसे करेगा, तो ऐसे में कर्मचारी अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है और वो सिर्फ उसी चीज को फॉलो करता है जो उसको बताई जाती है। इसकी वजह से पहल क्षमता में कमी हो जाती है। बेटा गले में थोड़ी खराश है तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पॉइंट, संबंधों का यंत्रीकरण। विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित करके उन्हें इस प्रकार जकड़ दिया जाता है कि चाहते हुए भी अन्य लोगों के ज्ञान एवं अनुभव का लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो यंत्रीकरण का मतलब तो ये हो गया कि आपने इस तरह से संबंधों को बांध दिया कि चाहकर भी कोई पर्सन अपना सुझाव देने से हिचकिचाएगा। ठीक, हालांकि जो सीमाएं हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो औपचारिक संगठन का मीनिंग और उसके लाभ लक्षण यही काफ़ी था, इसकी लिमिटेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं अनौपचारिक। अब जैसे आप देख ही रहे हो तो यहाँ पे बिजनेस का कोई काम होते हुए तो नजर आ नहीं रहा है। यहाँ पे नजर आ रहा है पार्टी, कि लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप पार्टी उन्हीं के साथ करते हो जिनके साथ आपकी बनती है, मतलब आपके दोस्त। तो अनौपचारिक संगठन वो संगठन होते हैं जो जानबूझकर नहीं बनाए जाते, मतलब बिजनेस की जानबूझकर। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस नहीं बनाता, ठीक है। जानबूझकर मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बना रहा है जानबूझकर, वो नहीं, वो तो एक्चुअल में है। मैं चाहता हूँ कि मैं सामने वाले से दोस्ती करूँ तो ऑब्वियसली बात है वो तो मैं जानबूझ के बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है जानबूझकर नहीं की जाती, इसका मतलब कि संगठन नहीं करता इसकी स्थापना, बल्कि अनायास ही पारस्परिक सम्मान हेतु रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाती है। ठीक है, इस संगठन की मुख्य विशेषता आपसी संबंधों की मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण प्रकृति की है। ठीक, तो अपनी इच्छा से ये ग्रुप बन जाते हैं, ये संगठन बन जाते हैं। आगे देखिए तो आगे क्या लिखा हुआ है। एक डेफिनेशन आपको गिवन है, चेस्टर ने यहाँ पे भी दी है। वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। संयुक्त उद्देश्यों का मतलब जो मेरा मोटिव है वही आपका मोटिव है। जैसे पार्टी करना, मेरा मोटिव है आज पार्टी करेंगे, आपका मेन मोटिव है पार्टी करेंगे। या फिर ऑफिस के बाद आपने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं, सडनली 2-3 लोग और आ गए आपके ऑफिस के, उन्होंने कहा भाई हमें भी चलना है। तो ऐसे में जो ग्रुप आपका बना वो बना अनौपचारिक। अब इसके कुछ लक्षण क्या हैं। पहला लक्षण तो बेटा ये है कि अनौपचारिक संगठन पर आधारित, यह औपचारिक संगठन पर आधारित, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया क्या, हाँ मैं गलत पढ़ा, औपचारिक संगठन पर आधारित है। औपचारिक संगठन पर आधारित बेटा इसलिए है क्यों, क्योंकि जब तक क्लासरूम नहीं होगी तब तक अनौपचारिक बनेगा कैसे। मतलब जब तक आपकी क्लास नहीं बनेगी तब तक आप एक दूसरे को जानोगे नहीं और फिर आपकी दोस्ती होगी नहीं। तो सबसे पहले तो औपचारिक संगठन बनता है, देन उसके बाद फिर अनौपचारिक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कोचिंग सेंटर में आप जाते हो, आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो तो पहले औपचारिक था। क्यों, क्योंकि सर ने ही वो क्रिएट किया था, वो जो आपका बैच है। लेकिन बाद में जो आपकी दोस्ती हो जाती है किसी से तो उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक। इसके लिखित नियम एवं प्रक्रिया नहीं होती। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी दोस्त को दोस्ती करोगे तो ऐसे में आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक थोड़ी लेके जाओगे उसके पास के लिए एग्रीमेंट साइन कर कि अगर तेरे मेरे छोले कुलछे नहीं खिलाए तो मैं तेरे को केस कर दूंगा, राइट। थर्ड पॉइंट, स्वतंत्र संदेश वहन श्रृंखला होती है। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आप 3 दोस्तों मान के चलो, ये दोस्त नहीं आया तो अब तीसरे वाले से डायरेक्ट बात कर लो। तब ये नहीं होगा कि अगर ए बी सी 3 दोस्त हैं तो बी नहीं आएगा तो ए सी से बात ही नहीं करेगा, ए सी से बात कर सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, यह जानबूझ के स्थापित नहीं किया जाता। यहाँ से मेरा मतलब कि कंपनी से स्थापित नहीं करती। जानबूझकर मेरा मतलब है कि कंपनी से स्थापित नहीं करती। संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं है।
अब जब संगठन की जब आप रूपरेखा तैयार करते हो बेटा, एक चार्ट एक पेपर पे, तो वहां पर अनौपचारिक संगठन के बारे में नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि वो अपना बनता है। आगे क्या लिखा है? यह व्यक्तिगत होता है। मतलब ऑब्वियसली बात है, ये सिर्फ एक पर्सन टू पर्सन रिलेट करता है कि मुझे वो वाला पर्सन पसंद है या नहीं। ठीक है। एक डायलॉग भी एक याद आ रहा है मूवी का, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। ठीक, तो जहां पे आपका मन करता है आप उन्हीं के साथ दोस्ती करते हो। लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो है स्थायित्व की कमी। स्टेबिलिटी नहीं होती। आज आपकी लड़ाई हो गई, कल आपकी दोस्ती टूट गई उससे। ठीक, तो ये आपका स्थायित्व यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करते हैं इसके लाभ की, तो बेटा आपको लाभ देखने को मिलेंगे 3 पॉइंट में। ठीक है, वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आ सकते एग्जाम में, बट फिर भी दे रखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहला जो लाभ है, प्रभावपूर्ण संदेश वाहन होगा, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेरा मतलब होता है कि मैंने जो आपसे कहा और आपने जो मुझे कहा, वो हमने एक दूसरे को चीजें पता चल गई है बिना किसी रुकावट के, उसको हम बोलते हैं प्रभावपूर्ण संदेश वाहन। दूसरा पॉइंट है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। समाज के प्रति बिजनेस की, संगठन की कोई ना कोई जवाबदेही बनती है, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। क्योंकि हम सभी लोग एक समाज में रहने वाले लोग हैं, तो हमारी एक आवश्यकता है। वो आवश्यकता बेटा क्या है कि जो हमारे जो मुद्दे हैं, व्यक्तिगत हो चाहे वो हमारे समाज के हो चाहे वो संगठन के हो, उन मुद्दों के ऊपर हम एक दूसरे को अपनी राय देते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। तो ये आप कह सकते हो, क्योंकि अभी जैसे कोविड-19 जैसा आया है और वायरस चल रहा है और कर्फ्यू लगा, तो ऐसे में मोस्टली जो लोगों को जो अजीब फील हुआ वो ये हुआ कि अब हम बात कैसे करेंगे, अब हम मिलेंगे कैसे। तो फोन पे अब लगे हुए हैं सबके सब। ये तो फेस टू फेस मिलना, फिजिकली जाके मिलना, उसका एक अलग मीनिंग होता है। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आप समझ गए होंगे किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिनको डेली मिलना होता है और वो नहीं मिल पा रहे बेचारे। कोई बात नहीं, भगवान उनकी सुनेगा, जल्दी मिलेंगे वो भी। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति। देखो इसके अंदर क्या लिखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब दो लोग जब आपस में बात करते हैं और इवन एज अ दोस्त कि एज अ फ्रेंड वो बात कर रही है, तो ऐसे में वो खुल के अपने दिल की बात बता सकते हैं। तो अगर मैं सुपरवाइजर हूँ, नहीं सुपरवाइजर भी नहीं, मान चलो मैं जनरल मैनेजर हूँ और मेरा एक दोस्त है जो लेबर में है, तो ऐसे में अगर मैं डायरेक्ट लेबर वाले से बात करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तो हो सकता है कि लेबर के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में वो हमें बता सके, वो मुझे बता सके। और ऐसे में अगर वो चुगली कर देता है, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि नीचे लेवल पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो जनरल मैनेजर की लेवल पे हूँ, तो मुझे नहीं पता इतना। अब आप कहोगे कि सर बहुत चालू है, अपने आप को जनरल मैनेजर बना दे और अपने दोस्त को बना दे लेबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उल्टा कर देना, कोई बात नहीं, मैं लेबर हो गया, वो जनरल मैनेजर हो गया। तो ऐसे में एज अ लेबर मुझे सब पता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, और ये सारी प्रॉब्लम मैं अपने जनरल मैनेजर को बता सकता हूँ। उठना बैठना बातचीत करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि संगठनात्मक जो भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में आसानी हो जाती है। अब अंदर क्या लिखा है वो आप एक बार पढ़ लेना, हो सकता है कि मैंने जो आपको बताया हो उससे थोड़ा सा अलग हो। सीमाएं क्या है? ये अफवाहें फैलाता है, बिल्कुल सच है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, मतलब रिसेंटली जो बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मायापुरी तो आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पर फैक्ट्री है और वहाँ जो लाजवंती में जो सालवेज पार्क है वहाँ पे एक बार मीटिंग हो रही थी मजदूरों की। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इनफॉर्मल तरीके से आप ग्रुप बना लेते हो, अनौपचारिक ग्रुप बना लेते हो, जिसके लिए और संगठन ने परमिशन नहीं दी बट फिर भी आप बना लेते हो, तो ऐसे में अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। अफवाहें फैलने का मतलब ये भी है, जैसे मान के चलो मैं भले ही मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, बट सारी बातें तो मुझे नहीं पता होगी, बट अगर उड़ती हुई कहीं से बात अगर मुझे पता चलती है मेरे भी जो ऊपर काम करते हैं उनसे कि बिजनेस में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और आधी अधूरी जानकारी, क्योंकि फॉर्मली तरीके से मुझे नहीं बताया गया, ना ही मुझे लेटर लिख के बताया गया, ना ही मुझे पर्सनली मुझे बताया गया, बस सुनी सुनाई बातें कि बिजनेस में चेंजेस होने वाले हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की जॉब जाने वाली है। और ये वाली बात जब मैं लोगों को बताऊंगा बिना पूरी बात जाने,
तो ऐसे में अफवाहें फैलती हैं और जो कि बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अनौपचारिक संगठन की ये सीमा होती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परिवर्तन का विरोध करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि परिवर्तन लाना, देखो बिजनेस में अगर परिवर्तन लेके आते हो, जैसे पहले इंसान काम करते थे, फिर कंप्यूटर लेकर आए थे, तो जब कंप्यूटर जब लेकर आए तो ऐसे में विरोध बहुत किया लोगों ने। अब यहाँ पे विरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती, तो इस वजह से परिवर्तन का विरोध करने के भी अवसर यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, समूह परंपराओं का दबाव। ये क्या पॉइंट है बेटा? तो जो ग्रुप की जो नॉर्म्स होती है उसके कुछ प्रेशर होता है, वो कुछ दबाव होता है, जिसकी वजह से भी काम में थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति में देरी हो सकती है। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, समझ में ना आए तो बिल्कुल मैं तो बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट था इसका, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे नहीं कराना, वो आप खुद ही करोगे बेटा। तो ये कुछ हमें दे रखा है बेटा, क्रय विभाग, उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, क्रय सुपरिटेंडेंट। अब देखो इसका आपस में बात हो रहा है, लेकिन इसका इससे बात हो रहा है। तो ये जो आप बात करते हो वोट पटांग तरीके से किसी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी आधे हिंदी आधे इंग्लिश बोल रहा हूँ। अच्छा तो बेटा ये डिफरेंस है, ये आपको पढ़ने हैं। अगर ना समझ में आए तो मोस्ट वेलकम, मैं हूँ आपके साथ, आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट कर देना बेटा, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बेटा अपनी।